कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में इस क्वेश्चन की जगह पे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या होंगे? शॉर्ट क्वेश्चन। आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन इसके भेजता हूँ बना के। ये जो क्वेश्चन है इसकी जगह पे जो क्वेश्चन आएंगे वो है शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में पीयू में क्या है? पीयू में हमारे पास होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ज़रा इसको देख लीजिए। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग द क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, यानी वो आपने लाजमी करना है, और यही होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सो लेट्स सी। पहला जो है एक्सप्लेन्स रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, हमने कोई भी 3 करने हैं। अब इसमें से आप पहले चुने, आपने सेलेक्ट करने हैं कि मुझे कौन कौन से आते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये आता है, ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा है मुझसे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इडिपस रेक्स, ये इडिपस रेक्स से आया हुआ है। और इसमें देखें बी वेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, ये किससे आया हुआ है? अथेलो से, ठीक है। और उसके बाद इट इज़ द ग्रीन, ये हमने पढ़ा बार बार। द स्टोरी ऑफ योर रोमांटिक ओरिजिन एज रिलेटेड टू मी बाय द मामा विद अनप्लीजिंग कमेंट्स हैज़ नेचर स्टिर्ड द डीपर फाइबर ऑफ माई नेचर्स योर क्रिश्चियन नेम्स। अब ये किससे आया हुआ है? इम्पोर्टेंस। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से उसने 2 दिए हैं, एक ये आया और एक ये आया, रिपीट कर दिया। यानी एक उसने एक ड्रामा इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को कितनी इंपॉर्टेंस दी है कि उसने एक छोड़ के एक प्ले उसको उसमें डबल डाल दिया। तो ये भी आपको एग्जामिनर आपके साथ कुछ भी कर सकता है। हेयर स्टैंड बिहाइंड द बक स्ट्रेट विल बी कम। अब यहाँ पे फिर उसने रिपीट किया अथेलो को, ये फिर अथेलो से दे दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अथेलो, गौर से देखें, इडिपस रेक्स, अथेलो, इडिपस रेक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों यूनिवर्सिटी के लिए, सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, दोनों के लिए। आप मेरे साथ इसको ज़रा देखें। आई एम प्लीज टू हियर, लेडी ब्रैकनल ने जब ग्विंडलन फेयरफॉक्स को वो करता है, प्रपोज करता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो वो कहती है एक साइड पे होना, ज़रा मुझे इसका इंटरव्यू तो लेने दो। यानी लेडी ब्रैकनल का ये डायलॉग है, और वो किसके साथ डिस्कस कर रही है? वो बता रही है कि वो इनोसेंस के बारे में डिस्कशन कर रही है, इम्प्रैक्टिकलिटी के बारे में डिस्कस कर रही है, इंग्लैंड के हालात के ऊपर डिस्कस कर रही है, इनकी लोगों की साइकोलॉजी पे डिस्कस कर रही है। वो किन चीज़ों पे बता रही है? इनोसेंस जो है जो लोगों की, इग्नोरेंस के ऊपर, कि इंसान कैसे जानबूझ के भी इग्नोरेंस बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्टायर है इंग्लैंड के। नोट कर लें ये पॉइंट। यानी वो कहती है आई एम प्लीज टू हियर इट, I do not approve of anything that tamper with my natural ignorance. I am pleased to hear it. मैं ये सुन के बहुत खुश हुई हूँ। मैं ये सारी मामलात, यानी ये जो तुमने डिस्कशन की है कि मैं विक्टोरिया स्टेशन पर मिला था, गौर से सुनो बात। मैं विक्टोरिया स्टेशन पर मिला था, मैं किसी बैग में बंद था, वहाँ वो थॉमस कार्डियो आया, थॉमस कार्डियो मुझे घर ले गया, उसने मुझे पाला और उसने मुझे नाम दिया, मैं इतनी मेरे पास स्टेट है, मैं उसका मालिक हूँ, साथ एक गार्डियन हूँ। ये सारी जो तुम बता रहे हो, यानी आगे पीछे तुम्हारा कोई नहीं है। यानी तुमने कितने सिंपल अल्फाज में बड़ी सादगी के साथ, यानी जो सादा लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, सादा होते हैं, इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है, या पढ़े लिखे बन के जो अनएजुकेटेड लोगों की तरह बिहेव करते हैं, अनएजुकेटेड की तरह बिहेव करते हैं, उसके ऊपर स्टायर कर रही है। देखिएगा, आई एम प्लीज टू हियर इट, आई डू नॉट अप्रूव ऑफ एनीथिंग दैट टेम्पर्स विद माई नेचुरल इग्नोरेंस।
मैं किसी भी ऐसी चीज़ को अप्रूव नहीं करती, मैं किसी भी ऐसी चीज़ को लाइक नहीं करती, मैं किसी भी ऐसी चीज़ को अप्रूव नहीं करती। टेम्पर्स विद माई नेचुरल इग्नोरेंस, जो मेरी नेचुरल इग्नोरेंस को, यानी नेचुरल इग्नोरेंस जो है इंसान की, जो इंसान के साथ है। मिसाल के तौर पर आप पढ़े लिखे भी हैं लेकिन आप एक ख़ास माहौल में जाते हैं तो फिर आप वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। आप सब कुछ जो है रैशनल ह्यूमन बीइंग है, सब कुछ हैं, बट यू when you are with your people, when you are moving to certain community, you started behaving like the irrational man, impractical man, and totally superstitious people and following certain rules or regulation। यानी मैं किसी भी ऐसी चीज़ को अप्रूव नहीं करती जो मेरा एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। हमारा विक्टोरियन स्टैंडर्ड क्या था कि पैसा हो, नाम हो, स्टेटस हो और ये सारी चीज़ों, उसके साथ वो शादी करते थे। अब वो स्टार किस पे कर रहा है? असल में वो स्टार कर रहा है इंग्लैंड के निज़ाम के ऊपर, कि इंग्लैंड के लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या है, बिहेवियर उनका क्या है। ऑक्सफोर्ड और बड़ी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होने के बावजूद वो क्या बिहेवियर उनका, अनएजुकेटेड, इलिटरेट लोगों की तरह, अनएजुकेटेड लोगों की तरह बिहेव करते हैं। अब वो यहाँ पे क्या कह रही है, मैं कोई भी ऐसी चीज़ को अप्रूव नहीं करती जो मेरे नेचुरल इग्नोरेंस, जो मैंने एक नेचुरल इग्नोरेंस बनाई है, यानी हमने एक अपना नाम बनाया है, एक स्टेटस कॉन्शियस हैं हम, और अपने एक कास्ट सिस्टम में रह रहे हैं और एरिस्टोक्रेटिक नेम के साथ रह रहे हैं। रिश्ता जो है या रिलेशन जो है ऐसे लोगों के साथ करते हैं जिसके पास अच्छे बंगले हों, ठीक है, उसका नाम हो, हम उसके साथ कर रहे हैं। ये सारे जो हम स्टैंडर्ड के साथ रह रहे हैं, कहती है कि मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। किसको कह रही है? जैक वर्दन, जैक वर्दिंग को वो कह रही है कि आई डू नॉट टेम्पर, आई डू नॉट compromise on my standard, whatever standard we have fixed, and standard is by the Victorian society to have a good name, to have a good status, to have a good job, to have a good background, to have a good buildings and the estates, and you should be owner of the lot of buildings, you have certain property, you have certain name, so people are living with these name. These are the natural ignorance. ये natural ignorance. Ignorance is like a delicate exotic fruit. वो कहती है जहालत जो है ये एक गैर मुल्की, एग्जॉटिक फ्रूट का मतलब लिख रहे हैं फॉरेन फ्रूट। फॉरेन, एग्जॉटिक का मतलब फॉरेन, फ्रूट यानी इग्नोरेंस जो है एक फॉरेन फ्रूट है, बड़ा नरम और नाजुक सा एक नाजुक फ्रूट है। टच इट, इसको टच करें यानी इसको आप हाथ लगाएं, फिर क्या होगा? एंड द ब्लूम इज गॉन, तो उसकी सारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो वो चमक रहा है, जो वो खूबसूरत रख रहा है। यानी आप उसे टेस्ट करें, आपको फिर वो ऐसे लगेगा जैसे आम दूसरे। यानी जहालत जो है, इग्नोरेंस जो है, अनएजुकेटेडनेस जो है, ठीक है, इग्नोरेंस जो है, जहालत है, जो बंदा बिल्कुल लाइलम है, वो एक ऐसे ही है जैसे कोई फॉरेन, कोई बिरोनी फ्रूट है और वो अपने के कंट्री में आता है। जब आता है तो बड़ी शान व शौकत होती है, बड़ी वो ग्लैमर होता है उसका, और लोग कहते हैं कि हम इसको खाएं, ये नया नया आया। जब उसे टच करते हैं तो सारा ग्लैमर जो, यानी उसे अब जब टेस्ट कर लेते हैं तो आपको लगता है ये आम ही। कैसा उसने मिसाल दी, कहती है कि इग्नोरेंस इज़ लाइक अ डेलिकेट, इग्नोरेंस एक ऐसा नरमो नाजुक और एक फॉरेन फ्रूट है। एग्जॉटिक फ्रूट का मतलब फॉरेन फ्रूट है, नरमो नाजुक बाहर का फ्रूट है, बिरोनी कोई फ्रूट है। टच इट, इसको टच करें या टेस्ट करें तो उसकी वैल्यू जो है वो लॉस हो जाती है। अब ये आपने इसके ऊपर, ये तो एक स्टायर है, लंदन की लाइफ, वो जो अरिस्टोक्रेटिक लाइफ है, विक्टोरियन वैल्यूज़, कौन किससे बात कर रहा है? एक्सप्लेनेशन में हम बताएंगे कि लेडी ब्रैकनल जो है वो बात कर रही है जैक वर्दिंग से, एंड शी इज़ टेलिंग दैट आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ whatever standard, Victorian standard we have, and we live with it. You must have name, you must have property, you must have good names, and you, until unless you have all these prerequisites, you will not able to get this relation. जब तक ये सब रिक्विजिट नहीं लेते, प्रीरेक्विजिट पूरी नहीं करते, आपको
के साथ ये रिलेशन नहीं हो सकता। सो वी लिव विद नेचुरल इग्नोरेंस एंड वी डू नॉट वांट दैट समबडी टेम्पर इट, यानी कोई भी इसको नुकसान पहुंचाए हमारे ये स्टैंडर्ड को, हमारे जो बने हुए हैं। ये एट द सेम टाइम एक स्टायर है एजुकेशन सिस्टम पर, ये सेम द टाइम स्टायर है उस विक्टोरियन वैल्यू पर। और यहाँ पे हम स्टायर करेंगे कि लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक अपनी जो इग्नोरेंट जो वैल्यूज़ जो हैं उनके साथ रहते हैं और उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो हैं वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ठीक है। दीज आर ऑल फेलियर टू टीच देम मॉरल वैल्यूज़। एक तो ये हो गया, ये आपने करना है, रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि ये एक्ट 1 जो है उससे लिया गया है और ये 3 एक्ट प्ले है, ठीक है। कौन किससे बात कर रहा है ये भी बता दिया, लेडी ब्रैकनल बात कर रही है। और यहाँ पे लिख लें कि ये 3 एक्ट प्ले है, ठीक है। नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, राइटर है ऑस्कर वाइल्ड। अब ये करते हैं, चले लेट्स सी। आई एग्री व्हाट यू हैव जस्ट सेड मेक सेंस, so tell me the nature of the damage you claim you are suffering because of me। अच्छा, ये मुझे कोई बंदा जिसने मुझसे ये पढ़ा है मुझे थोड़ा सा बताए कि ये किसने किसको डायलॉग बोला था। हाँ जी, कुरतुलैन और सबा और ये सारे स्टूडेंट जो हैं ज़रा बताइएगा ये डायलॉग किसने किसको बोला था। I agree what you have just said makes sense, so tell me the nature of the damage you claim you are suffering because of me। I agree, मैं तुमसे मुत्फिक हूँ, जो तुम कह रहे हो मैं तुमसे मुत्फिक हूँ। अब यहाँ पे बात कर रहा है, कौन बात किससे कर रहा है? यहाँ पे किरोन जो है, किरोन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। किरोन के ऊपर क्या लगे हैं? इल्ज़ाम लगाए गए हैं, क्रियोन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। और क्रियोन जो है बड़ा परेशान है और उसने बात की है, वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे कोरागस भी है, वो सारे लोग खड़े हैं, कोरागस भी है, ठीक है। और वहाँ पर ईडिपस भी है। अब ये उनके पास आ गया है, क्या बात कर रहा है? कहता है कि मुझे ज़रा ये तो बताओ कि मेरी वजह से क्या तकलीफ़ हुई है तुम्हें, यानी मैंने को क्या नुकसान पहुंचाया। आई एग्री, जो तुम कह रहे हो मैं तुमसे मुत्फिक हूँ। व्हाट यू हैव जस्ट सेड, जो तुमने कहा मैं से मुत्फिक हूँ, ठीक है। लेकिन कहता है कि सो टेल मी, बट कहता है मुझे क्या बताओ, सो टेल मी द नेचर ऑफ द डैमेज, मुझे बताओ कि मैंने क्या नुकसान किया है। यू क्लेम, जो तुम ये दावा करते हो, यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ मी, कि तुम मेरी वजह से सफ़र कर रहे हो या मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ हो रही है। टेल मी द प्रॉब्लम व्हाट आई हैव कॉज टू यू। आई एग्री, मैं तुमसे रजामंद हूँ। व्हाट यू हैव जस्ट सेड मेक सेंस, और जो तुम कह रहे हो मुझे समझ आ रही है। सो टेल मी द नेचर ऑफ द डैमेज, मुझे बताओ कि मैंने क्या नुकसान किया है। यू क्लेम यू सफरिंग बिकॉज ऑफ मी, या तुम दावा करते हो कि तुम मेरी वजह से इस अजाब में मुबतला हो या इस सफरिंग में मुबतला हो। टेल मी। अब ये क्रोन पूछ रहा है किससे? इडिपस से, कि मुझे ये तो बताइए कि आपको मेरी वजह से क्या मसला लाहक है और इसमें मेरा क्या कसूर है, और मैं जो तुम कह रहे हो, जो आप कह रहे हो, मैं उससे रजामंद हूँ, मैं आपकी बात तो सुन रहा हूँ और मुझे समझ आ रही है। बट टेल मी द लॉस यू आर सफरिंग ड्यू टू मी, तुम्हें मेरी वजह से क्या नुकसान हुआ है, मैंने तुम्हें क्या नुकसान पहुँचाया है। तो ये दोनों में बातचीत चल रही है और वो उस पर इल्ज़ाम क्या लगाता है, आपको पता है कि ट्रेसियस ने कहा था कि ये जो सारा मामला है, बच्चे मर रहे हैं, कहत है, प्लेग है और ये सारे जो बीमारियां हैं और वबा आई हुई है, ये इस कंट्री में तुम्हारी वजह से, तुम ही इसका कॉज हो। तो वो अब ये कह रहा है कि जो ट्रेसियस है, ट्रेसियस जो है वो साथ मिला हुआ है, ये दोनों मिलके मेरा तख्त उल्टना चाहते हैं, डीथ्रोन करना चाहते हैं मुझे, ठीक है। ये दो जो क्लियर हो गए, रेफरेंस टू द कॉन्टैक्ट्स लिखेंगे और रेफरेंस लिखेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स लिखेंगे। उसके बाद आ गया जी, ये मैं बार बार पढ़ता हूँ, ये आपने याद भी कर लेना। ओ बी वेयर माई लॉर्ड ऑफ द जेलसी, ए मेरे आका
मुख्तात रहें। माई लॉर्ड ऑफ द जेलसी, जेलसी से तुम मुख्तात रहो। किस वजह से? माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, ये जो जेलसी है, ये जो हसद है, हसद से मेरे आका मुख्तात रहना। इट इज़ द ग्रीन आई मॉन्स्टर, ये एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, ये ऐसा मॉन्स्टर है, ये ऐसी बला है जिसकी सब्ज आंखें हैं। बहुत बड़ा एक बला है, ये एक बहुत बड़ी बला है जिसकी सब्ज आंखें हैं। विच डोथ मोक द मीट इट फीड्स ऑन, ये उसी का मजाक उड़ाता है जिसका ये गोश्त खाता है, यानी जिसके ऊपर ये फीड करता है, ये उसी का गोश्त खाता है। अयागो जो है वो बोल रहा है किससे? अयागो किससे बोल रहा है? अथेलो से। मेरे आका, इस जेलसी से तुम मुहतात रहना। जेलसी जो है एक सब्ज रंग का बहुत बड़ा ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, और ये एक ऐसा जानवर है, ऐसा खूनख्वार एक दरिंदा है कि जिसका ये गोश्त खाता है उसी के ऊपर ये हंसता है। उसका मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाता है। दैट मीट इट फीड्स ऑन, जिसका ये गोश्त खाता है उसी का मजाक उड़ाता है। तो कौन बोल रहा है? अयागो बोल रहा है अथेलो से। ठीक है, इसको हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है फिर लिख लेंगे। अब देखिए उसने रिपीट कर दिया है, आगे देखिएगा। The story of your romantic origins, as related to me by the mama, with unpleasing comment, has naturally stirred the deeper fiber of my nature. Your Christian name has irresistible fascination. The simplicity of your character make you exquisitely का मतलब होता है नुमाया, outstanding, incomprehensible to me. इसने तुम्हें मेरे लिए क्या बना दिया? इनकॉम्प्रीहेंसिबल टू मी, यानी ना समझ जाने वाली एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी का वाला जो तुम्हारा करैक्टर है, इसने मुझे तुम्हारी तरफ और खींचा है। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है? दो चीज़ें डिस्कस हुई हैं मेन, कि एक तो तुम्हारा सिंपल करैक्टर, कि वो सादा बंदा बहुत था, जैक वर्दन, एक सिंपल करैक्टर उसका। दूसरा क्रिश्चियन नेम और कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। यहाँ इसमें वो बता रहा है कि जो विक्टोरियन एरा की जो फीमेल थी उनको बंदा कैसा पसंद आता था? उसकी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी हो, सिंपल करैक्टर हो और क्रिश्चियन उसका नेम हो, अर्नेस्ट जैसा, ये क्रिश्चियन नेम हो। देखिएगा, द स्टोरी ऑफ योर रोमांटिक ओरिजिन, तुम्हारी जो स्टोरी है, ये जो तुम्हारी स्टोरी है या तुम्हारी जो सारी दास्तां है तुम्हारी ज़िंदगी से रिलेटेड, एज रिलेटेड टू मी बाय मामा, एज रिलेटेड टू मी होता है बताना, टोल्ड। जैसा कि मेरी मामा ने तुम्हारे बारे में बताया, किसने? लेडी ब्रैकनल, विद अनप्लेजिंग कॉमेंट, और उसने तुम्हारे बारे में कॉमेंट तो अच्छे नहीं किए। हैज़ नेचुरली स्टिर्ड द डीपर फाइबर ऑफ माई हार्ट, डीपर फाइबर दिल के कोर को, दिल के अंदर तक, इसने मेरे दिल के अंदर तक, यानी मेरे अंदरूनी फीलिंग्स को, मेरे अंदर की फीलिंग को इसने और स्टेड किया। स्टेड का मतलब तो उभारा है। योर क्रिश्चियन नेम, स्टेड का मतलब होता है उभारना, नेचुरली, फितरती तौर पर। इसने फितरती तौर पर मेरे दिल के कोर को या दिल के अंदर की फीलिंग को उभारा है। योर क्रिश्चियन नेम, तुम्हारा क्रिश्चियन वाला नाम, एंड इररेसिस्टिबल फैसिनेशंस, और क्रिश्चियन नेम हैज़ इररेसिस्टिबल फैसिनेशन, इसके अंदर एक इररेसिस्टिबल फैसिनेशन, यानी एक आला किस्म की फैसिनेशन है जिसको रेसिस्ट ही नहीं किया जा सकता, जिसके सामने इंसान ठहर ही नहीं सकता, यानी बंदा फिदा हो जाता है बस। द सिंप्लिसिटी ऑफ योर करैक्टर, तुम्हारी ये करैक्टर की सादगी, तुम्हारे किरदार की सादगी, मेक यू एक्सक्यूजिटली इनकॉम्प्रीहेंसिबल टू मी, उसने मुकम्मल तौर पर तुम्हारी शख्सियत को मेरे सामने एक पेचीदा सा बना दिया है जिसको इंसान समझ नहीं सकता, और मैं इसको, ये मुझे फैसिनेट कर रहा है, यानी ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शी इज़ टॉकिंग to the Jack Worthing that you are incomprehensible personality, you have exquisite incomprehensible personality, Christian name has naturally stirred
द डीपर फाइबर ऑफ माई नेचर, इसने मेरे अंदर की अंदरूनी हिस्से को मुतासर किया है, यानी अंदर तक इसने मुझे मुतासर किया, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट इट, और मैं इसे नहीं भूल सकती। यू आर रियली इनकॉम्प्रीहेंसिबल पर्सनैलिटी फॉर मी, आप बहुत ही इनकॉम्प्रीहेंसिबल पर्सनैलिटी हैं दैट अ पर्सन कांट अंडरस्टैंड। हेयर स्टैंड, अब ये जो है ये अथैलो से लिया गया है। क्या कहता है? हेयर, यहाँ खड़े रहो, स्टैंड बिहाइंड द बक, कहता है इसके पीछे छुप के खड़े रहो, इस बक के पीछे छुप के खड़े रहो, स्ट्रेट विल बिकम, और यहाँ से कहता है सीधा तुम आओगे, यहाँ से तुमने सीधा आना है। क्या करना है? वियर दाई गुड रैपियर, रैपियर होता है खंजर, तलवार, अपना ये जो तेज खंजर है इसे तैयार रखो। रैपियर का मतलब लिखो तेज खंजर या चाकू या जो भी है उसके पास। वियर दाई गुड रैपियर बेयर, अपने खंजर को कहता है अपनी तलवार को नंगी रखना, नंगी मीन कि उसके ऊपर से कवर उतार लो और उसे रेडी रखना। अब ये को क्या कह रहा है? रोड्रिगो को अयागो जो है उससे कह रहा है कि तुम मार दो, कैसियो ने यहाँ से गुजरना है, तुम उसे छुरा घोंप देना, ठीक है, मैं, तुम टेंशन ना लेना, मैं भी तुम्हारे साथ। अब देखिए, गौर से देखें, हियर स्टैंड बिहाइंड दिस बक स्ट्रेट, इस बक के पीछे खड़े रहो और यहाँ पे खड़े रहो, और क्या करना है? कहता है स्ट्रेट विल कम वियर दाई गुड रैपियर बेयर, और अपने खंजर को नंगा रखो, अपनी तलवार को नंगा रखो, एंड पुट इट होम, एंड पुट इट होम का मतलब होता है चस्ट, और यहाँ उसके सीने में, होम का मतलब लिखें चस्ट, और यहाँ से जब वो गुजरे तो उसके सीने में घोंप देना। क्युक क्युक, फियर नथिंग, जल्दी जल्दी करना और डरना नहीं तुमने। I'll be at thy elbow, और मैं भी तुम्हारे बाजुओं की ताकत बनूंगा, या मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। एंड इट मेक्स अस, इट मार्स अस थिंक ऑन देम, और इस तरह कहता है कि हम उसको ओवर पावर कर लेंगे, थिंक ऑन दैट, और कहता है कि और इट मार्स अस और थिंक ऑन दैट, इस पे कहता सोचो। एंड फिक्स मोस्ट फर्म एंड रेवोल्यूशन, यहाँ पे रेजोल्यूशन लिख लें, और दाई रेजोल्यूशन, एंड फिक्स मोस्ट फर्म दाई रेजोल्यूशन, और अपने अज़म, हिम्मत, हौसले को मुस्तकिल रखना, पक्का रखना, रेजोल्यूट रहना, डिगमगाना नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारी एल्बो की ताकत बनूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं, डिगमगाना नहीं। एंड फिक्स मोस्ट फर्म दाई रेजोल्यूशन, और अपने अज़म और हौसले को पक्का रखना, और बस उसे छुरा घोंप देना। ये कौन बता रहा है? ये अयागो बात कर रहा है। हमने ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है कर लिए हैं, और इसमें अयागो जो है बात कर रहा है किससे? रोड्रिगो से, कि यही अच्छा मौका है, अब यहाँ से गुजरेगा कैसियो, माइकल कैसियो, तुमने क्या करना है? अपनी तलवार को नंगा रखना है, और जैसे ही वो यहाँ से गुजरे उसको छुरा घोंप देना, और मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और डरना नहीं कहता है, और अपने हौसले और अज़म को पक्का रखना, ठीक है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, और हम बताएंगे कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या चल रहा था, कौन क्या कह रहा है, ये सारा हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में एक शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, और इसको शॉर्ट स्टोरी से लिखकर इसकी शॉर्ट स्टोरी बनाएंगे और उसको रिलेट कर देंगे, और इन लाइंस के साथ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, आगे देखें ज़रा। Question number 2. Do you think it's fair for Oedipus to call himself the worst of the men in Oedipus Rex by Sophocles? Why and why not? अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि क्या हम एडिपस को वर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन कह सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उसे कह सकें कि वो वर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन है? वो सबसे, वो अपने आप को कहता है ना, मैं दुनिया का सबसे बुरा शख्स हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट उसका फाइंड करते हैं, ठीक है, कि इसमें वो पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, डू यू थिंक इट्स फेयर फॉर एडिपस टू कॉल हिमसेल्फ,
कि वो अपने आप को क्यों कहता है, यानी वो फिर कहता है कि वो सारी दुनिया से वर्स्ट ह्यूमन बीइंग है, बुरा शख्स है। अब देखें, इसमें हम दो देंगे। पहले तो आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस तरह उसको अपोलो की कर्स थी कि जो बच्चा लियस के घर पैदा होगा वो अपने फादर को कत्ल करेगा, मदर से शादी कर लेगा। बाकी आप असाइनमेंट तो देखनी है, लेकिन इसको हम दो तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक फेट और एक करैक्टर। अगर ड्रामे में बतौर इसको करैक्टर बेस लिया जाए तो इस करैक्टर के अंदर ह्यूब्रस है, वो हमने देख ही लिया। प्राइड था, ठीक है, और बड़ा इमोशनल भी था ये, क्विक डिसीजन लेता था। करैक्टर बेस देखें तो ये इसमें प्रॉब्लम है। और फिर हम यहाँ पे ये भी लॉजिक दे सकते हैं करैक्टर में, जब करैक्टर बेस हमने इसको बतौर करैक्टर देखना है, एक फेट बेस भी देखेंगे। एक हमने फेट बेस देखना है और एक करैक्टर बेस देखना है इस पूरे स्टेटमेंट को। करैक्टर में हम डिफाइन करेंगे कि ह्यूब्रस था, प्राइड था, इमोशनल भी था और क्विक डिसीजन लेता था, और साथ इसने किंग बनने के लिए एक एजड औरत से जो शादी की, एजड वुमेन से शादी करना भी रॉन्ग था। जब इसको पहले से कि मदर से शादी करोगे, फादर को कत्ल करोगे, तो ये क्या करता है, एक तो एजड बंदे को मारता ना किसी को भी, और एजड औरत से शादी ना करता, यानी मुख्तात रहता। यानी यहाँ पे करैक्टर लेवल पे भी कुछ ना कोई मसला हुआ है। फेट बेस देखेंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये इनोसेंट है। कैसे? एक तो अपोलो जो है उसकी कर्स है, आपको पता है कि ये अपने वालिद को कत्ल करेगा, मदर से शादी करेगा, तो जब लिखा है तो फिर होगा। डेस्टिनी उसे, वो बेचारा नहीं जाना चाहता कि कहीं वो फादर मिरोब से शादी ना कर ले, जबकि वो उसकी मदर नहीं है, उसी समझ रहा ना, तो इसीलिए कोरंथ नहीं गया। मैंने आपको बना के नक्शा दिखाया। अब यहाँ पे बताएंगे कि डेस्टिनी चूंकि उसे गवर्न कर रही थी उसके ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे तीन रास्ते मिलते हैं, ये थीब को जाता है, ये कोरंथ को जाता है, ये डेल्फी कोरेकल को जाता है। अब यहाँ पे खड़ा परेशान रहता है बड़ी देर कि मैं थीब जाऊँ या इधर जाऊँ, तो वो थीब का सिलेक्शन इसलिए करता है कहीं कोरंथ में जाके अपने फादर को कत्ल ना कर दे। तो वो उसने बचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन डेस्टिनी फेट इतनी हैवी थी उसके ऊपर कि अपोलो की कर्स भी थी, गॉड जो है उसने उसको कर्स किया हुआ है, तो उसको ये बद्दुआ है कि वो ये काम करेगा। तो इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि वो इनोसेंट था, क्योंकि ये तो सारा कुछ उसकी किस्मत में लिखा था। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका अपने आप को वर्स्ट ह्यूमन बीइंग कहना रॉन्ग है, सिंस ही डिड नॉट परफॉर्म ऑल दीज एक्शन ड्यू टू कॉन्शियस मैनर। वो कॉन्शियस मैनर से नहीं करता, ही डिड नॉट डू ऑल दिस कॉन्शियसली, रादर इट हैपेंड ड्यू टू द फेट, डेस्टिनी एंड द कर्स ऑफ अपोलो, because all these happened due to the curse and fate of the Oedipus Rex. Oedipus Rex did not do all these due to conscious manner. वो conscious manner से नहीं करता. It happened due to the fate and Apollos and curse by the Apollo, and it was written whatever he does, it happens. It has to happen. And you will also mention that when he listened to one of the drunken person that he will kill his father and marry his mother, he moves towards Delphic oracle in a way to confirm. When he reached over there, he confirmed, and once again he come back where three road meets, and he stands still there for the moment, and ultimately he collided with his real father, killed him and his guard, and ultimately he moved towards Thebes rather than Corinth. Why didn't he go to Corinth? Because he was afraid once he go to Corinth, he will kill his father and marry his mother. Instead of going to Corinth, he takes the way of Thebes, and ultimately destiny and fate takes him to
टू हिज ट्रेजिक एंड, और वो उसे ट्रेजिक एंड की तरफ ले जाती है। इसका आप इंट्रोडक्शन अच्छा सा बनाएं, इसका बॉडी बनाएं, इसको कंक्लूड करें। थीसिस स्टेटमेंट आपको मिल गई कि आपने क्या बताना है कि क्या उसकी पूरी जो क्या उसे अपने आप को वर्स्ट ह्यूमन बीइंग कहना ठीक है या नहीं। आप इसमें 2 पॉइंट बताएंगे कि इसको अपने आप को ह्यूमन बीइंग अगर कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो उसका कसूर बनता है, ये जो पॉइंट है उसके अंदर। अगर उसको इस वाइज देखा जाए यानी उसको डेस्टिनी वाइज देखा जाए तो अपोलो की कर्सर फेट जो है वो उसे लिए फिरती है और लक को वो कंट्रोल नहीं कर सका। वो ओवर पावर करने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं कर सका। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मेफिस्टोफेली, हाउ मच ऑफ मेफिस्टोफेली का कैरेक्टर जो है वो डिस्कस करना है। तो ये आपने किया हुआ है मेफिस्टोफेली का, इसको भी आप लिख लेंगे। व्हाट इम्पैक्ट डू आइडियाज़ ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री हैव इन द विंटर टेल। अच्छा, ये विंटर टेल से आया हुआ है। विंटर टेल में आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो मैजिक को ज़ाहिर करती है। हाँ जी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ जो है जो मैजिक को ज़ाहिर करती है इसके अंदर। एक तो वो स्टेच्यू का, एक स्टेच्यू जो बनवाना, ठीक है, उसका बन जाना। स्टेच्यू जो है वो भी एक मैजिकल लगता है।